तो यूपी पीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी में क्या अंतर देखने को मिला? आंसर राइटिंग को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रही? अब दिल्ली बड़े बड़े शहरों में इतनी कोस्ट को एफर्ट नहीं कर पाता है, तो एक बिहार में बैठा हुआ बच्चा या पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ बच्चा भी तैयारी कर सकता है। तो एक अंतिम संदेश क्या देना चाहोगे आज के बच्चों के लिए कि कैसे वो तैयारी करेगा? नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मुलाकात कराते हैं सक्सेस से। उन्होंने अपनी संघर्ष की गाथा लिखने के लिए बहुत संघर्ष करा। जब भी कोई यूपीएससी की दरिया में कदम रखता है तो बहुत जरूरी होता है कि एक निचले पायदान से सपना देख पाना, और सपना देख भी लिया तो उसको रिसोर्स कैसे इकट्ठे करें, उसको पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है। तो मेरी पढ़ाई के समय के साथ ही आज आपसे मुलाकात कराएंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही। आज पीसीएस ऑफिसर बनकर अपने गाजियाबाद में सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या सफर रहा यूपीएससी की जर्नी से लेते हुए पीसीएस की जर्नी तक, मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मित्र। मैं चंद्रशेखर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर राज्यकर विभाग गाजियाबाद, यहाँ गाजियाबाद में पोस्टेड हूँ। बाकी जर्नी का तो ये रहा कि ग्रेजुएशन की, वहाँ से बीटेक किया आईटी दिल्ली से, 2009 में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर कुछ दिन जॉब की, फिर प्राइवेट अपना छोड़ के फिर फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया। तैयारी की, और उस समय तो हमारे यहाँ ऑप्शनल होते थे, फिजिक्स ऑप्शनल था मेरा और ज्योग्राफी। फिर बाद में एक ही रहा, फिजिक्स ऑप्शनल रहा। तो वो सब रहा बढ़िया। यूपीएससी दिया, पीसीएस दिया, और बाकी फाइनली 2013 बैच में यहाँ यूपी में सिलेक्शन हुआ। दोस्तों, जब भी हम लोग तैयारी करते हैं जरूरी होता है कि रिसोर्स कौन से इकट्ठे करें। आपने यूपीएससी का मेंस देते समय कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है? कुछ ऐसे स्टाइल बताइए जिससे कि आप कंसाइज में नोट्स बनाते थे, इस प्रकार से आज के समय मार्केट में बहुत सारा बाजार बन चुका है, चाहे वो कंटेंट को लेकर हो, चाहे वो किसी मेंटोर को लेकर हो, या टीचर को लेकर हो, या कोचिंग को लेकर हो। कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करिएगा, जैसे कि नोट्स कैसे बनाते थे, ऑप्शनल का जो चयन किया आपने वो किस प्रकार से किया, उसके नोट्स कैसे बनते थे? ऑप्शनल में क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा, तो मुझे एक ऑप्शनल तो साइंस रखना ही था। तो उसमें मैंने फिजिक्स लिया, क्योंकि फिजिक्स में वाजपेयी सर नाम है, और उनके अलावा मुझे लगता है मतलब काफ़ी फेमस है। तो उनका मुझे गाइडेंस अच्छा मिला, और उनके उसमें फिजिक्स रहा। बाकी माजिद हुसैन सर के टाइम से मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, और जीएस के लिए मैंने राजेंद्र नगर में जो बाजीराम रवि है वहाँ से किया। बाकी नोट्स तो जो कोचिंग में रहे, या जो टॉपर्स के कुछ नोट्स लिए, फिर एनसीईआरटी से, और जो फेमस बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक किताबें लेके उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो बस यही स्ट्रेटजी रही। पीसीएस की क्या रणनीति रही कि आज के समय अभी जो पीसीएस है 2024 का, वो मार्च में होने वाला है, तो जैसा कि आपने यूपीएससी का मेंस देने के उपरांत यूपीपीसीएस का टर्नओवर किया, तो यूपीपीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी में क्या अंतर देखने को मिला कि बच्चा क्या तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, वो यूपीपीसीएस देकर अपने सपने को पा सकता है, नहीं पा सकता है? हाँ बिल्कुल, मैंने इस पीसीएस की कोई ऐसे एक्स्ट्रा अलग से कोई तैयारी नहीं की। मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। फाइनली पीसीएस में का जो एक एक्स्ट्रा कुछ रहता है, जो स्टेट वगैरह का, स्टेट का जो उत्तर प्रदेश का वो रहता है, वो पढ़ना है। और जीएस में क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होता था हमारे समय में, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, तो बस वो ऑब्जेक्टिव की मेंस की तैयारी रहती थी। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट वहाँ रहता था। कुछ हिंदी 150 मार्क्स का रहता था, उसको पढ़ना होता था। बाकी तो सब सेम ही रहता है, मतलब जीएस में, और उसमें कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं रहता। दोस्तों, कहा जाता है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं है, तब तक आप एक मान के चलिएगा कि आप टॉपिक को टैकल भी नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि एडवांस नॉलेज के साथ कुछ बेसिक चीज़ों को इकट्ठा करते चला जाए। एक नया मिथ बच्चों के सामने बनता है कि आज के समय यूपी पीसीएस में भी 6 पेपर लगा दिए जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। पेपर 1, 2, 3, 4 तो बिल्कुल एज इट इज यूपीएससी की तरह ही हैं, और पेपर 5 और 6 ऑप्शनल को हटा के वहाँ पर यूपी स्पेशल के 5 और 6 नंबर के पेपर इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। लेकिन आज का जो मिथ है बच्चों का एक आंसर राइटिंग को लेकर है, तो आंसर राइटिंग को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? जैसा कि यूपीएससी में भी आंसर राइटिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेसिक्स बुक्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद आप कुछ टॉपर्स के नोट्स देख के अपने नोट्स तैयार करें, उनके आंसर तैयार करें। और फाइनली सबसे अच्छा है आप
टेस्ट सीरीज लगाएं, रिटन टेस्ट सीरीज दें, जितना टेस्ट सीरीज देंगे उतना बेटर है। तो दोस्तों जरूरी है कि प्रैक्टिस करना। कहा भी जाता है कि आपने कितनी नॉलेज को गेन किया है, बट उस गेन नॉलेज को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर पाते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन पाता है। आपके पास आंसर लिखने का फ्लो चार्ट कैसा है, आपके पास आंसर लिखने की जो वर्ड है, वोकैबुलरी वो कैसी है, आपके पास आंसर लिखने के लिए जो सिस्टमेटिक वे होता है वो किस प्रकार का है, आपके पास कंटेंट कैसा जरूरी होता है। कभी कभी दोस्तों हम बहुत बार साथ में, जैसा कि चंद्रशेखर भाई हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो हम बहुत बार सुबह 3 बजे उठ के ट्रेन से साथ आते थे, साथ में पराठे खाते आते थे। लेकिन ऐसा कोई पल बताओ जब आपको लगा कि मैं टूट चुका हूँ, कि अब मैं तैयारी छोड़ने वाला हूँ। आज के समय में बच्चे तैयारी करता तो टूट जाता है कि यार मैं डिमोटिवेट होकर छोड़ने वाला हूँ। तैयारी में यार भाई मैं 2009 से पास आउट होके 2010 से तो एकदम फुल टाइम दे दिया था। उसके बाद मैं इस 1-1.5 साल ही दिल्ली रह पाया। फिर जैसा आप जान ही रहे हो, अपने घर से तैयारी करी, बिल्कुल मुरादाबाद से तैयारी करता था। तो वो नौकरी छोड़ के घर बैठना, बहुत तैयारी करना, और वो फाइनेंशियली और मेंटली बहुत प्रेशर तो रहता ही है। और 2013-14 के एंड में और 14 के उसमें मैं लगभग बहुत प्रेशर महसूस करता था। और मैं उसी समय मैंने अपना उस प्लान बी पे भी स्विच होने वाला था। मुझे ठीक है कुछ और देखा जाए, या प्राइवेट जॉब की जाए, या इंजीनियरिंग सर्विस का दोबारा से एग्ज़ाम दिया जाए। तो उसका फॉर्म भी मैंने बल्कि भर दिया था, बट ठीक है इधर फिर पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, तो ठीक है बेटर। क्या कभी आज के समय बच्चों के दिमाग में एक मिथ और निकल के आता है, जब तैयारी करते हैं 1-2 बार सफल हो जाते हैं तो लगता है कि क्या हमें इसको छोड़ के प्लान बी रखना चाहिए? तो प्लान बी को लेके जो तैयारियां हैं बच्चों की आज के समय की, क्या राय है कि होना चाहिए प्लान बी स्टार्टिंग से, या बाद में प्लान बी होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, प्लान बी हमेशा होना चाहिए। क्योंकि भाई आप लंबी जर्नी है, तैयारी लंबी जर्नी है, और परसेंटेज वाइज आप देखो कि भाई 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से 1000 बच्चों का होना है, सिलेक्शन होना बहुत बड़ी लो प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन होने की। तो प्लान भी हमेशा होना चाहिए, और प्लान भी रखने में कोई मतलब वो नहीं है। क्योंकि वो भैया प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ हूँ और उसके बाद में यहाँ जाना। तो दो होने चाहिए, और वो मुझे लगता है सभी रखते ही हैं। कोई ये भी कहता है कि मेरे पास प्लान भी नहीं था, मुझे यही करना था, वो रहता है उसका। एक आध को तो मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग सच बोलते। बिल्कुल इस मामले में नहीं, मैं तो सिलेक्शन होने के बाद कोई कहे कि नहीं मैं तो बस यही करता, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसा कि मैंने भी, सबने देखा जाए तो लगभग एक डायरेक्शन लेने के बाद अपनी तैयारी को बेहतर आयाम देखने के लिए घर से भी कर सकते हैं। आज के समय देखा जाए तो कोचिंग्स हो या कोई तैयारी हो या ऑथेंटिक बुक हो, वो एक भारत के कोने कोने में कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच रही है। इसकी क्या राय है कि एक बार हम लोग बाजीराम में एडमिशन लेने के बाद फिर घर जाके तैयारी करना, तो आज के समय जो युवा है क्या ऐसा कर सकता है कि दिल्ली बड़े बड़े शहरों में इतनी कॉस्ट को एफर्ड नहीं कर पाता है, तो एक बिहार में बैठा हुआ बच्चा या पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ बच्चा भी तैयारी कर सकता है? बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि जब से ये टेक्नोलॉजी रिफॉर्म हुए हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो वो उसमें तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, और दूर से बैठे बच्चे बहुत आ रहे हैं। जैसे मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से ही, हमारे ही यूपी पीसीएस में पहले हरियाणा से तो बच्चे नहीं आते थे, बट अब मैं देख रहा हूँ हर बैच में अच्छी खासी संख्या हरियाणा की आती है। और ये सब टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का ही दोस्तों देखिएगा, होता क्या ना, जब हम तैयारी करते हैं ना दोस्तों, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। आपकी भी अगर कोई ऐसी मुसीबत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट जर्नी में पूरी लाइव टेलीकास्ट करके मैं आपसे चंद्रशेखर भाई के साथ पूरी जर्नी को शेयर करूंगा कि कैसे इन्होंने 1-to-1 करके तैयारी करी, उनके कौन कौन से रिसोर्स रेडी करें, और किस प्रकार से इन्होंने क्या किया अपनी जर्नी को पूरा। एक जब आदमी संघर्ष करता है तो टूट भी जाता है, उसमें बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, इवन कहा जाए तो मेंटल बड़ी स्ट्रेस हो जाती है, तो कैसे टैकल करेंगे उस जर्नी में रेडी करेंगे। तो एक अंतिम संदेश क्या देना चाहोगे आज के बच्चों के लिए कि कैसे वो तैयारी करें? लास्ट संदेश। यार एक तो मेंटली प्रिपेयर होना है, कुछ समय जो है दोस्तों को देना है। दोस्त देख, मैंने कई बार देखा है लोग तब ज़्यादा वो होते हैं जब अच्छे दोस्त, रिश्तेदारों का जो वो अच्छे लोगों से कांटेक्ट में कम रहते हैं। दूसरा मुझे एक चीज़ लगता है अपनी जर्नी में या उसमें, कि एक बड़ा मिथ क्या है भी थोड़ा,
कि इंग्लिश मीडियम को थोड़ा एज है, हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हिंदी मीडियम, जैसे मुझे ऐसा लगा कि अगर हिंदी मीडियम से आपका बैकग्राउंड रहा है यूपी बोर्ड से या उससे, और कई बार क्या है कि यहाँ यूपीएससी में इंग्लिश को एज है तो हम इंग्लिश में एग्जाम देने लगते हैं, तो उससे कई बार क्या आंसर राइटिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती जिनका हिंदी बैकग्राउंड है। तो अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी मदर टंग में एग्जाम दें तो अच्छा, लैंग्वेज वेरिएंट नहीं है, हाँ, कंसेप्ट वेरिएंट। हाँ, सिर्फ लैंग्वेज के बैरियर की वजह से कई बार मैं देखता हूँ जो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि लोग डिसीजन करने में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ बहुत जल्दी, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा और वहाँ पर जानेंगे कि किस प्रकार से आपके सामने एक जो पूरी स्ट्रेटजी है उसके बारे में शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, फिर मुलाकात करते हैं। ठीक, ओके।